हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सीएसएस क्या होती है, सीएसएस का यूज़ क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि अगर एक वेबसाइट में सीएसएस नहीं होगी तो वो वेबसाइट कैसी दिखेगी, और अगर उस वेबसाइट में सीएसएस ऐड कर दी जाएगी तो वो वेबसाइट कितनी ब्यूटीफाई हो जाएगी, कितनी विजुअली अपीलिंग दिखेगी, कितनी सुंदर दिखेगी। तो हमने देखा था सीएसएस का काम होता है आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाना, उसे विजुअली अपीलिंग बनाना, वो कितने अच्छे तरीके से एचटीएमएल एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है, ये सब काम होता है आपके सीएसएस का। अब हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू ऐड सीएसएस इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो 3 तरीके होते हैं आपके सीएसएस को ऐड करने के एचटीएमएल पेज में, तो वो सब हम अब देखेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा था, इस h1 टैग में स्टाइल लगाया था, इस स्टाइल टैग को मैं कर दूंगी डिलीट और यहाँ आ जाते हैं। अब 3 तरीके होते हैं आपकी सीएसएस ऐड करने के एक एचटीएमएल फाइल में। इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस, एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। सबसे पहले देखते हैं इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस आप ऐड कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो h1 टैग है, इस h1 टैग में मुझे ऐड करनी है सीएसएस। तो यहाँ इसके ओपनिंग टैग में जैसे हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं ना, ऐसे ही हम सीएसएस ऐड करते हैं। तो सीएसएस ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग क्यों यूज किया जाता है, स्टाइल का मतलब भी होता है कि आपको स्टाइलिंग ऐड करनी है। अब आप यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही हैं। हम सिर्फ अभी कलर देखेंगे कि कलर और बैकग्राउंड कलर, 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और बाकी सब प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें चेंज करना है इसका कलर, तो मैं यहाँ लिखूंगी कलर और एंटर करेंगे। देखिए, कलर के बाद आपका कॉलन आ गया और यहाँ पे आप अपना कलर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स शो होंगे, जितने भी कलर्स होंगे। यहाँ पे मैं इसके कलर को कर देती हूँ रेड। यहाँ देखिए, ये होती है आपकी इनलाइन सीएसएस, इसे कहते हैं पूरी इनलाइन सीएसएस। आपको लिखना है स्टाइल इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमास में अपनी सीएसएस लिखनी है। यहाँ मैंने लिखी प्रॉपर्टी, और ये जो रेड है ये हो गई इसकी वैल्यू। तो आप यहाँ से, और अगर आप चाहे तो यहाँ इस रेड पे ये जो कलर शो रहा है, इस पर अपना कर्सर ले जाकर कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ, और यहाँ देखिए आपका कलर भी चेंज हो रहा है। आप कोई भी कलर यहाँ से ले जाकर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ से आप अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये RGB है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसे अभी हम सिर्फ यहाँ लिख देते हैं रेड। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा रेड कलर। अब अगर मुझे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकती हूँ। आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप सेमीकोलन के बाद लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख दूँगी बैकग्राउंड कलर। देखिए, मैंने बी लिखा, बी और ए। आपको यहाँ एमिट की वजह से सारे के सारे शो हो जाते हैं ये। तो यहाँ देखिए, हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में भी आपको सारे कलर दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ ब्लैक, और ये देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया आपका ब्लैक। एक काम करते हैं, इसका कलर ब्लैक ना रख के मैं इसका कलर कर देती हूँ ब्लू, और ये देखिए ब्लू हो गया। तो आप इसमें कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ये होती है आपकी इनलाइन सीएसएस। यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं और वर्ड टैप कर लेते हैं। अब आपको कोड शो होगा। इसका कलर ब्लू नहीं, ब्लू बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे, इसका कलर मैं कर देती हूँ येलो। हाँ, अब देखिए ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी इनलाइन सीएसएस। इनलाइन का मतलब आप सेम ही लाइन में, जहाँ आपका टैग है उसी लाइन में अपनी सीएसएस ऐड करिए, इसीलिए इसे बोल देते हैं इनलाइन सीएसएस। अब दूसरा तरीका होता है आपका इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस ऐड कैसे करते हैं, यहाँ हेड टैग के अंदर आप टाइटल के नीचे यूज करेंगे स्टाइल टैग का, या लिखेंगे स्टाइल टैग, और अब आपको जो भी सीएसएस ऐड करनी है वो यहाँ लिखेंगे। अब मुझे इस h1 टैग में सीएसएस ऐड करनी है ना हमारी, तो मैं यहाँ h1 टैग लिख दूंगी। यहाँ लिखते हैं h1 कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखेंगे हम अपनी सीएसएस। अब यहाँ देखिए, मैंने कलर लिखा, और कलर में अब मैं लिख देती हूँ ग्रीन, और कंट्रोल एंटर। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ, और बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगी अब इसके ब्लू। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मेरी ये सीएसएस ऐड क्यों नहीं हुई। अभी हमने यहाँ ये वाली सीएसएस लगा रखी है, इसीलिए ये ऐड नहीं हुई। मैं इसे एक काम करती हूँ, इसी लाइन को एक बार कॉपी करती हूँ कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की से, और एक काम करते हैं, इस वाले को तो कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ से इसको स्टाइल को हटा देते हैं। ये कमेंट मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इसको देखेंगे। अब ये देखिए, और इसका कलर एक काम करते हैं, ग्रीन ना करके वाइट कर देते हैं।
हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से ये होती है आपकी इंटरनल CSS। स्टाइल टैग लिखेंगे आप और उसके अंदर आप अपनी CSS लगा देंगे, तो ये हो गई आपकी इंटरनल CSS। और एक तरीका होता है आपका एक्सटर्नल CSS। और एक्सटर्नल CSS से पहले मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले देखिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास एक H1 टैग था, यहाँ मेरे पास एक P टैग है। यहाँ मैं लिख देती हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। और एक काम करते हैं, इसको एक बार और कॉपी करते हैं और यहाँ लिख देते हैं दिस इज अनदर पैराग्राफ। अब यहाँ देखिए 2 पैराग्राफ आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों पैराग्राफ का कलर मैं रेड करूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस स्टाइल को लगाऊंगी। अगर मुझे इनलाइन CSS लिखनी है तो मैं यहाँ लिखूंगी स्टाइल और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ कलर और रेड। यहाँ देखिए इसका कलर रेड हो गया। अब मुझे दूसरे पैराग्राफ को भी रेड करना है, तो मैं इसी को कॉपी करूँगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। अब ये देखिए इन दोनों का कलर रेड हो गया। अगर मैं ये काम इंटरनल CSS से करती, इनलाइन CSS से नहीं करती, तो मुझे ये कोड 2 बार नहीं लिखना पड़ता। यहाँ पर मुझे ये कोड 2 बार लिखना पड़ा है। ये देखिए यहाँ 2 बार मैंने सेम कोड लिखा है। ये कोड हमारा हो गया रिपीट। अगर मैं यहाँ से इस कोड को हटा दूँ और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं और सेव करते हैं एक बार और यहाँ लिखते हैं। अब मुझे P टैग में लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे P और मैं लिख दूंगी कलर और यहाँ लिख दूंगी रेड। अब यहाँ देखिए इन दोनों पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। तो मैंने यहाँ पर इंटरनल CSS में मुझे एक ही बार लिखना पड़ा ये कोड और इनलाइन CSS में मुझे 2 बार लिखना पड़ा था। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक P टैग ना होकर 10, 12 या बहुत सारे P टैग होते। सपोज कीजिए वेबसाइट में जितने भी P टैग्स हैं, मैं सबका कलर रेड करना चाहती थी, तो इनलाइन CSS में ये होता है कि मुझे एक लाइन में जाके पूरी CSS लिखना पड़ता है स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर डॉट CS रेड, हर लाइन में लिखना पड़ता। तो ये कोड भी रिपीट हो जाता और मेरी कोड की रीडेबिलिटी भी चली जाती। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी और ये कोड हमारा हो गया, पूरा का पूरा जितने भी P टैग होंगे सारे के सारे रेड हो गए। तो ये होता है फ़ायदा आपकी इंटरनल CSS का ओवर इनलाइन CSS। तो ये होते हैं आपकी इनलाइन CSS और ये हो गई आपकी इंटरनल CSS। अब एक होती है आपकी एक्सटर्नल CSS, वो कैसे ऐड होती है। अब सपोज कीजिए मैं इस वाली CSS को कमेंट आउट करती हूँ, Ctrl/ और ये हो गई कमेंट आउट। अब मुझे CSS ऐड करनी है। अब सपोज कीजिए यहाँ ये तो मेरे पास 3 ही टैग है, लेकिन एक वेबसाइट में तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, इतनी सारी HTML हो जाती है कि अगर हम यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करके हेड टैग में लिखेंगे CSS, तो आपकी HTML और CSS इतनी सारी हो जाती है ना, इतनी सारी कि आप मेंटेन नहीं कर पाते उन्हें। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी HTML अलग फाइल में रहे और CSS अलग फाइल में रहे, तो तब यूज़ करते हैं आप एक्सटर्नल CSS का। उसके लिए आप यहाँ पर आइए और आपको यहाँ बनानी पड़ेगी CSS फाइल। जैसे हम HTML फाइल बनाते हैं ना, जैसे हमने बनाई index.html फाइल, ऐसे हम CSS फाइल भी बना सकते हैं और इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं रखती हूँ इसका नाम style.css। जैसे आपकी HTML की एक्सटेंशन होती है .html, ऐसे ही आप CSS फाइल को हमेशा .css से ही सेव करेंगे। तो HTML फाइल को .html से और CSS फाइल को .css से। और यहाँ पर आ गई आपकी CSS फाइल। अब जैसे आप यहाँ पर कोड लिख रहे थे, ये सारा कोड जितना भी लिख रहे थे ये सब इंटरनल CSS में था। अब आप इसी कोड को यहाँ से कॉपी कीजिए विदाउट स्टाइल टैग और style.css में आके यहाँ पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। लेकिन अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पर CSS लिख दी, उसके बाद भी मेरी CSS यहाँ तो अप्लाई नहीं हुई, ना तो इस H1 का कलर चेंज हुआ, ना बैकग्राउंड कलर आया, ना इन पैराग्राफ का चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो CSS फाइल है ना, मैंने HTML से लिंक ही नहीं करी है। अभी मुझे इस फाइल को इससे लिंक करना पड़ेगा। को लिंक कैसे करते हैं, यहाँ आइए टाइटल के नीचे और आप यूज़ करेंगे लिंक टैग का। यहाँ लिखिए लिंक और लिंक में आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए CSS, इसके ऊपर आइए और एंटर कीजिए। ये देखिए यहाँ अब आपकी CSS लिंक हो गई, आपका बैकग्राउंड कलर भी आ गया और कलर भी चेंज हो गया। तो लिंक टैग का यूज़ करके आप ये काम करते हैं। लिंक टैग में सबसे पहले ये तो देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग ही होता है, जैसे आपका ब्रेक टैग होता है ऐसे ही आपका ये होता है और इससे सेल्फ क्लोजिंग टैग ही बोलते हैं। यहाँ पे
इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है आपका href और एक होता है आपका रियल। इसमें ये आपका एट्रीब्यूट बता रहा है जो भी आपने फाइल लिंक करी है वो एक स्टाइल शीट है, और ये href वही एट्रीब्यूट होता है जो हमने एंकर टैग में देखा था, HTML पढ़ी थी जब हमने। तो href में आप बताते हैं कि आपकी फाइल का नाम क्या है। मेरी style.css थी तो वो फाइल यहाँ पर आ गई। आप जो भी नेम रखेंगे आप वो रख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी नेम रख सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टाइल रखा है, आप कोई भी नेम रखेंगे। मैं इसे cotraversal.css रखूँगी तो यहाँ पर वो फाइल भी चलेगी। मैं आपको एक बार इसको रीनेम करके दिखा देती हूँ। यहाँ से करते हैं रीनेम और मैं इसे लिख देती हूँ codetraversal.com .css। और एक काम करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ मैं लिख देती हूँ वापस। ये देखिए ये आपकी फाइल यहाँ शो हो गई, और ये देखिए मैंने लिंक करी हो गई। लेकिन मैं चाहती हूँ इसका नाम style.css ही रखना। आप कोई भी चेंज कर लीजिएगा, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी फाइल्स का नाम अच्छे से रखें, तो हम इसका style.css ही रखेंगे। अब ये हो गई आपकी एक्सटर्नल CSS यहाँ पे। अब आप जो भी CSS रखेंगे, ये देखिए ये अलग फाइल में रहेगी जितनी भी CSS होगी। तो अब आप अपनी HTML और CSS फाइल को लिंक कर लीजिए और अलग से उन दोनों का कोड लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गई आपकी इनलाइन CSS, ये हो गई आपकी इंटरनल CSS और ये हो गई आपकी एक्सटर्नल CSS। तो आप इन तीनों CSS में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम पे एक ही CSS यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आप H1 का कलर यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं, फिर H1 का कलर यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं और एक्सटर्नल CSS अप्लाई करके यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं। आप अगर एक एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो आप या तो इनलाइन CSS का यूज़ करिए, या इंटरनल या एक्सटर्नल। इनलाइन CSS का यही फ़ायदा है कि अगर आपको छोटी मोटी CSS लिखनी होती है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, और अगर आपको उससे ज़्यादा लिखनी है लेकिन आपकी CSS कम है लेकिन वो एक से ज़्यादा एलिमेंट को टारगेट कर रही है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपकी CSS बहुत ज़्यादा है तो आप सीधा एक्सटर्नल CSS एक फ़ाइल क्रिएट करिए और इसमें लिख लीजिए। तो आप तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए जिनका यूज़ करके आप अपनी CSS लिख सकते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी होगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे। मैं अब आपको जो आगे CSS पढ़ाऊँगी उनमें मैं एक्सटर्नल CSS का यूज़ करूँगी और उसी से आपको बताती रहूँगी CSS, ठीक है गाइज। इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ स्पेसिफिसिटी का। स्पेसिफिसिटी होती है जब आप मल्टीपल CSS अप्लाई करते हैं सेम HTML एलिमेंट पे। जैसे हमने देखी यहाँ इंटरनल CSS लिख रखी है, इसको मैं अनकमेंट करती हूँ और इस H1 टैग को भी अनकमेंट करते हैं जिसमें हमने इनलाइन CSS लिखी थी, और इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इस H1 टैग में मैंने यहाँ CSS लिख रखी है, कलर ऐड कर रखा है रेड, बैकग्राउंड कलर कर रखा था येलो। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है सेम H1 टैग में कलर कर रखा है वाइट, बैकग्राउंड कलर कर रखा है ब्लू, और यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने कलर कर रखा, बैकग्राउंड कलर है ब्लू और कलर है वाइट, ठीक है। और एक काम करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू से हटा के ब्राउन कर देती हूँ, जिससे आपका बैकग्राउंड कलर भी और कलर भी सब चेंज रहेंगे। तो H1 टैग में यहाँ भी कलर और बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, यहाँ भी और एक्सटर्नल CSS में भी। अभी यहाँ देखिए यहाँ पर आपके कौन से कलर अप्लाई हो रहे हैं। अभी P टैग पे चाहे आप रखें ना रखें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए सिर्फ H1 टैग को यहाँ कलर आ रहा है आपका रेड और बैकग्राउंड कलर आ रहा है आपका येलो। ये तो आ रहा है इससे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर रखा है येलो। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सेम स्टाइल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल पे भी, एक्सटर्नल CSS का यूज करके भी और इनलाइन पे भी। ये होती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब आपका ऑर्डर। अगर आपने किसी भी एलिमेंट पे इनलाइन CSS अप्लाई कर रखी है तो जो इनलाइन CSS होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और वही अप्लाई होगी। अगर सपोज कीजिए मैं इसको रिमूव कर दूँ, यहाँ से कट करती हूँ मैं और यहाँ देखिए ये हटा दी तो हमारी इंटरनल CSS अप्लाई हो गई, और अगर मैं इसे वापस लगा दूँ तो देखिए ये अप्लाई हो गई हमारी इनलाइन CSS। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी इंटरनल CSS को दी जाएगी, ठीक है। और एक काम करती हूँ मैं इसे कमेंट करती हूँ और इस वाले H1 टैग को रखते हैं अब, क्योंकि मैं चाहती हूँ इनलाइन CSS ना हो। अब सबसे पहले प्रायोरिटी इनलाइन को मिल गई तो इनलाइन हटा देते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में किसकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ देखिए इस H1 टैग को
प्रायोरिटी मिल गई इंटरनल CSS की। अगर मैं इस इंटरनल CSS को नहीं लगाऊंगी, कमेंट आउट कर दूं, तो देखिए आपके एक्सटर्नल CSS यहाँ पे हमने कलर करा था वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक ब्राउन, तो ये देखिए ये वाली अप्लाई हो गई। तो इंटरनल CSS को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, लास्ट प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल CSS की। तो अगर आप एक ही एलिमेंट को अलग अलग मल्टीपल CSS अप्लाई करेंगे तो वो स्पेसिफिसिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी आप इनलाइन CSS को, उसके बाद दी जाती है प्रेफरेंस आपकी इंटरनल CSS को, और लास्ट में दी जाती है आपकी एक्सटर्नल CSS को। ऐसा क्यों होता है? देखिए इस लाइन को एग्जीक्यूट करना कितना आसान है। क्यों? जब भी आपका ब्राउजर इसे रन करेगा तो साथ साथ वो स्टाइलिंग भी रन कर देता है, इसीलिए इसको रन करना बहुत आसान होता है। और इंटरनल में क्या होता है, सबसे पहले आपकी ये वाले लोड होता है HTML एलिमेंट, फिर ये होती है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इंटरनल इनलाइन आपकी ओवरराइट हो जाती है, सबसे पहले इनलाइन अप्लाई हो जाती है। और अगर एक्सटर्नल होती है तो सबसे पहले क्या होगा, पूरा HTML पेज आपका लोड होगा, उसके बाद आपकी CSS जाके लोड होगी, इसीलिए इसको एक्सटर्नल को सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने मल्टीपल CSS अप्लाई करी है सेम HTML एलिमेंट पे, तो पहली प्रायोरिटी होगी इनलाइन CSS की, फिर होगी इंटरनल CSS की, और फिर होगी आपकी एक्सटर्नल CSS की, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा यही याद रखिए। और स्पेसिफिसिटी तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो भी याद हो जाती है आपको, और मोस्टली आप एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करते हैं, इंटरनल या इनलाइन तो कम ही यूज़ होती है। आई होप आपको अभी तक इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS तीनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, तीनों को यूज़ कैसे करना है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।